हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच एरिया सेक्शन का ट्रायंगल पार्ट का लास्ट क्लास लेकर आए हैं। अभी तक आप त्रिभुज से रिलेटेड 3 क्लास देखे होंगे। आज त्रिभुज से चौथा क्लास है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चौथे क्लास के बाद आपको त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्षेत्रमिति के सवाल होते हैं लगभग सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ सवाल अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो तो आप उन सवालों को हमें कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करें। हम आपकी उन समस्याओं को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड आज हम पहला सवाल कौन सा लेते हैं। तो आज का सवाल है, देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे से दोगुना है। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे से दोगुना है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज कहते किसे, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है और क्या कर रहा है, इसका एक न्यून कोण जो है दूसरे का 2 गुना है। अगर ये न्यून कोण थीटा है, चलिए तो ये कितना होगा, एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना है। अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, कोण ए जो है कोण सी का 2 गुना है, यानी एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। देखिए कोण ए का मान क्या हम रखें, 2 थीटा। चलिए, और कोण बी का मान क्या है, 90 डिग्री, और कोण सी का मान क्या है, थीटा, बराबर कितना, 180 डिग्री। 90 डिग्री 2 थीटा, थीटा 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, 90 डिग्री को 180 की तरफ करता है, अंक को अंक के तरफ, 180 माइनस क्या, 90। चलिए 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। इस थीटा के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 30 डिग्री। तो थीटा को हटा के हम अब यहाँ लिखते हैं कितना डिग्री, इसका मान मैंने 30 निकाला और 2 थीटा का तात्पर्य कितना हो गया, 30 दूनी 60 डिग्री। और क्या करा, यदि इसके कर्ण की लंबाई, यानी कर्ण क्या, एसी की लंबाई, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान क्या होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर होता क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार का तात्पर्य बेस, बेस क्या हो गया आपका बीसी, और हाइट क्या हो गया, एसी। ना ही आपके पास बीसी है ना ही क्या है, एसी। पहले बीसी और एसी का वैल्यू निकालना, कैसे निकलेगा, अगर हम साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करें, हम लिखें साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटे क्या, ए सी, लंब बाय कर्ण, ए बी बाय क्या, ए बी बाय क्या, ए सी। अब देखिए हम साइन 30 का इस्तेमाल क्यों किए, साइन 30 का इस्तेमाल किए साइन 30, ए बी बाय ए सी, ए सी अर्थात कर्ण तो मेरे पास दिया हुआ है। जब कर्ण दिया हुआ है तो लंब का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ए बी मेरे पास है, ए बी मेरे पास है नहीं, ए बी लिखे, और ए सी आपको कितना दिया हुआ है, 10, 5 दूनी 10, इसलिए ए बी बराबर कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर। ए बी का देखिए हम कितना सेंटीमीटर निकाल लिए, 5 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं किसका वैल्यू आ गया, ए बी का। अब मैं बीसी चाहिए, क्या चाहिए, बीसी। तो बीसी के लिए हमें क्या करना होगा, तो बीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बीसी। अब देखिए बीसी हम कैसे निकाल रहे हैं, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बीसी कैसे निकलेगा, फिर हम cos 30 का इस्तेमाल करते, किसका, cos 30। cos 30 बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या, कर्ण, cos 30 डिग्री। cos 30 का इस्तेमाल किए तब क्या हो गया, आधार, आधार क्या है आपका BC बाय कर्ण क्या AC। अगर यहां आप चाहते तो tan 30 का भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि AB का वैल्यू तब आपको दिया हुआ है। अगर चाहते तो यहां से भी कर सकते थे sin 60, तब ये लंब हो जाता, क्योंकि थीटा के सामने का जो भुजा होता है वह क्या होता है, लंब होता है। तो जिधर से चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए cos 30 का ही किए, क्योंकि 30 का यहाँ लिए थे, पुनः 30 का ही लिए। चलिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। BC मेरे पास है नहीं, और AC अभी कितना था मेरे पास, 10 था। अब कटता है तो हम कटा देते हैं, 5 दूनी 10, इसलिए BC बराबर क्या हो गया, 5√3। BC बराबर क्या हो गया, 5√3। अब देखिए AB क्या निकला है, 5 सेंटीमीटर, और BC क्या निकला है, 5√3 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी लिखे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2। आधार की जगह पे क्या निकाले हैं आप, 5√3, और ऊंचाई की जगह पे क्या निकाले हैं, 5, अर्थात 5 गुने 5 25√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन समकोण त्रिभुज, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, तथा उसका एक न्यून कोण दूसरे का 2 गुना। चलिए इस टाइप से आगे हम सवाल को बढ़ाते हैं। अब जो भी सवाल है धीरे धीरे हम सॉल्व करके एक एक करके सारी समस्या का सॉल्व करते चलते हैं, ताकि जिस टाइप का भी आपके एग्जाम में सवाल हो, एसएससी से रिलेटेड हम कल के क्लास में ही बताए थे कि हम आपको उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जो पिछले साल यानी पिछले ईयर में, जैसे 2014, 15, 16, 19, 20 यहाँ तक में सवाल पूछ रहा है एसएससी, जिस टाइप के सवाल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार के सवाल में परेशानी हो रही हो तो निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और फिर जो समस्या हो उसे आप रख सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2 सेंटीमीटर, x+2 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक समकोण की 3 भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा की लंबाई क्या है, एक है x-2, एक है आपको x और दूसरा x+2। आप क्या जानते हैं, सदैव कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। इन तीनों में एक क्या है, एक है x-2, एक है x+2, ये सबसे बड़ी है, तो यह निश्चित रूप से कर्ण होगा x+2। अन्य दो भुजा किसी को भी आप चाहें तो आधार मान सकते हो और किसी को भी लंब। तो जैसे कि हम इसको मान लिए x, ये क्या हो गया x-2। सवाल क्या था, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x-2, x तथा x+2 सेंटीमीटर है। चलिए तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, मेरी कर्ण हो गई। और पूछा क्या गया है, x का मान क्या होगा। तो देखिए कर्ण में आप क्या जानते हैं, AC² बराबर, आप क्या कह सकते हैं, AC²। AC² बराबर क्या होता है, AB² प्लस BC², AB² प्लस क्या BC²। कहने का तात्पर्य क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू यहाँ क्या है, x+2 का स्क्वायर, आधार क्या है, लंब क्या है x², और फिर क्या प्लस x-2 का स्क्वायर।
अब देखिए a प्लस बी के स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, 2 इंटू एक्स 4x, फिर क्या रहेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी, 2 का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2 दूनी 4x। अब जो वैल्यू इसमें कट रहा है उसे हम कटा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, अब तो कुछ भी कटने वाले नहीं हैं। अब देखिए प्लस 4 माइनस 4x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4 8x, कैसे 8x माइनस 4x, इधर लाए तो क्या हो गया जुड़ गया, एक स्टेप और हम लिख ही देते हैं, प्लस 4x बराबर क्या 8x, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8x, x कट गए स्क्वायर इसलिए x बराबर क्या 8 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया था, x का मान क्या है, अर्थात ये जो x है वह किसके बराबर हो गया, एक 8 हो जाएगा, ये 8 2 10 हो जाएगा, और ये 8 में से 2 गया 6, तो तीनों भुजा की लंबाई हम निकाल दिए। अगर कर्ण पूछा जाता तो वह 10 होता, 10 सेंटीमीटर, लंब पूछा जाता तो 8 या 6, क्योंकि दोनों में से कोई एक लंब है और एक आधार है। चलिए, लेकिन कर्ण कन्फर्म ये क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही हो समझने में तो निश्चित रूप से हमें बताएं। चलिए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्लास समझ में आ रही हो, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर लाइव क्लास से भी जुड़ना चाहते हैं तो टीचमेंट ऐप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना हो तो आप हमें मैसेज करें या कमेंट करें या हमारे नंबर पे कॉल करें, हम आपको टीचमेंट ऐप का लिंक भेजेंगे जिसके माध्यम से आप लाइव क्लास कर सकते हैं। तत्काल जब यूट्यूब लाइव आएंगे तब तो आप डायरेक्ट क्लास कर सकते हैं। अगर अभी क्लास करनी हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें, हम आपको टीचमेंट ऐप का लिंक भेज देंगे जिससे आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तदनुसार उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, उस त्रिभुज का आधार कितना प्रतिशत कम करना होगा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए परसेंटेज के क्लास से ही यह चैप्टर ये स्टेप का सवाल चल रहा है और बार बार आपको यह सवाल मिल रहा है कि एक को बढ़ाया जाए दूसरे को कितना कम किया जाए। तो ऐसे सवाल के लिए हम परसेंटेज से ही मेथड जानते हैं, x/100 प्लस माइनस x इंटू क्या 100। अगर वृद्धि हो तो प्लस में, कमी हो तो माइनस में। तो क्या करें, कितना परसेंट बढ़े, 10% बढ़ाई गई अर्थात वृद्धि है, x का मान कितना लिखेंगे 10, वृद्धि है यहाँ क्या लिखिएगा 100 प्लस 10, कमी रहता क्या लिखते हैं 100 माइनस 10। अगर एक को बढ़ाया गया तो निश्चित दूसरे को कम किया जाता है, तो कितना परसेंट आधार में कमी किया जाए 10/100 प्लस 10 गुना क्या करना है 100 से, 10/110 गुने 100 अर्थात 100/11 अर्थात 9.1/11%। कहने का तात्पर्य है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है तो उसकी आधार में 9.1/11% की कमी कर दी जाए तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जो नया क्षेत्रफल बनेगा वह सदैव अपरिवर्तित, यानी उस क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सवाल मेरा क्या था, हम पुनः दोहरा रहे हैं, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है, इस त्रिभुज के आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो क्षेत्रफल को चेंज करने के लिए
अपरिवर्तित रहने के लिए, यानी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए आधार में कितना, जितना ऊंचाई में वृद्धि है, लिख दिए वृद्धि है तो 100 में जोड़े, अगर ऊंचाई में कमी रहता तो आधार क्या होता, बढ़ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10/110 गुना क्या 100, सॉल्व कर दीजिए। बस परसेंटेज से हम इस टाइप के सवाल को लेके चल रहे हैं, लेकिन हर टाइप में एक एक सवाल जरूर आपको हम बताते हैं ताकि रिवीजन होते रहे, जो समस्या है उनका समाधान मिलते रहे। तो नेक्स्ट सवाल में हम आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है। देखिए सवाल क्या है, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है, तो उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर अंतर्निहित किया गया है। देखिए एक अर्धवृत्त बनाए, ये क्या है मेरा अर्धवृत्त है, और ये इसका क्या है, केंद्र है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, हमें क्या करा, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को एक अर्धवृत्त के अंदर अंतर्निहित किया गया है। ये कैसा त्रिभुज बना है, जो लंब भी है यानी 90 डिग्री का। ऐसे भी आप जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। एक क्या करा, एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत अंतर्निहित किया गया है, तो त्रिभुज को छोड़कर शेष अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का भाग ये है PQR, ये त्रिभुज का भाग है, वो मान लेते हैं इसका केंद्र है। इस त्रिभुज को छोड़कर, ये वाले भाग को छोड़कर, ये जो त्रिभुज है इस भाग को छोड़कर शेष जो ये अर्धवृत्त बचा है, शेष जो ये अर्धवृत्त बचा है जिसको हम कलर कर रहे हैं, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो भाग बचा है, ये डॉटेड वाला भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसको, इस त्रिभुज PQR को छोड़कर। तो कैसे निकालना है, हमें सिर्फ क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ, और त्रिभुज कैसा है, समलंब समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ क्या है, एक ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, कर्व तो बराबर भुजा है, शेष दो भुजा कौन बराबर होगा, PQ बराबर किसका, PR का। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR में क्या PQ बराबर किसका है, PR है, और कोण P कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हमें क्या चाहिए, ये जो कलर किया हुआ भाग है त्रिभुज को छोड़कर, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, कलर किया निशांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो छायांकित भाग या कह सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल हम प्राप्त कर सकते। चलिए देखते हैं। सॉल्व करना है हमें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भाई, हाफ पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का क्या, आधा, माइनस ट्रायंगल किसका, PQR का क्षेत्रफल, PQR का एरिया, एरिया ऑफ PQR। PQR कौन सा त्रिभुज, हाफ पाई r स्क्वायर, हाफ पाई r स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ PQR क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4, अब गुना क्या, कर्ण स्क्वायर, RQ का स्क्वायर। RQ ये 7 है, ये भी क्या होगा, त्रिज्या है, 7 ही होगा। तो कह सकते हैं क्या, RQ बराबर, ये अर्धवृत्त का व्यास है, RQ बराबर क्या, D,
व्यास बराबर कितना 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। चलिए हाफ पाई स्क्वायर 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 7 गुने क्या 7 - 1/4 गुने 14 गुने 14। ये 2 से कटा दीजिए, 11 बार में ये 7 कैंसिल, 2 से कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 11 गुना 7 कितने हो गए 11 77, और फिर 7 गुने 7 7 49। तो 77 में 49 आपको माइनस करना है, क्या बच जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी शेष पार्ट रेस्ट पार्ट का क्षेत्रफल जो होगा वह शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस टाइप के सवाल को जब भी सॉल्व करना हो तो आप क्या करिए, जिस भाग का पूछा जाए उसके लिए देखिए निश्चित रूप से अन्य भाग के क्षेत्रफल का या तो अंतर होगा या तो फिर उसका क्या रहता है योग रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है एक त्रिभुजाकार खेत। सवाल क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुजाकार खेत के 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर 20 मीटर तथा 25 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर 20 मीटर तथा 25 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत के 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर 20 मीटर तथा 25 मीटर है। तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत क्या होगी। तो उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत क्या होगी। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत है, PQR त्रिभुजाकार क्षेत्र है, इसमें PQ की लंबाई 15 मीटर है, QR की लंबाई 25 मीटर है और PR की लंबाई 20 मीटर है। यह एक त्रिभुजाकार खेत है। और कह क्या रहा है हमें सवाल में, देखते हैं। सवाल में हमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इस त्रिभुजाकार खेत में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बीज बोने का खर्च क्या। अगर इसमें हम बीज बोए, अब जो बीज बोना है खेत में गेहूं का, चना का, मक्का का, आप बोइए 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पूरे खेत में बीज बोने का खर्च क्या आएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए त्रिभुज कैसा है 15 20 और फिर क्या 25। तो त्रिभुज जो है आपका कैसा है, देखिए पता तो नहीं चल रहा है समकोण है, एक समद्विबाहु है, कैसा है। हम इससे पहले के क्लास में एक मेथड बताए थे। क्या बताए थे, यदि त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है 25। तो कह सकते हैं क्या, यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के लंबाई के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज समकोण है या नहीं है। अगर नहीं होगा समकोण तब हमें क्या करना होगा, इसे हीरो के सूत्र से √√(s × s - a s - b s - c से चलेंगे। अगर समकोण हो गया तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से चलेंगे, जिससे क्या होगा हमको समय कम लगेगा। तो चेक करते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। देखिए 25 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है। क्या ये दोनों का योग इसके बराबर है, 625 बराबर 225 जोड़ 4 2 625। देखिए बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, त्रिभुज कैसा है, समकोण है। त्रिभुज कैसा है, समकोण है। जैसे ही 25 मीटर अर्थात हम क्या बोले कि यदि त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर जो है 15 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर के क्या है
बराबर है, तो यह त्रिभुज कैसा है, समकोण है। और कर्ण की सामने की भुजा क्या होगा, लंब। कर्ण ये है मेरा सबसे बड़ी भुजा, तो ये क्या हो गया, लंब। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब जैसे ही त्रिभुज समकोण हो गया तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा, या तो 20 या तो 15। अगर ये आधार तो ये ऊंचाई, ये बेस तो ये हाइट। 1/2 गुने 20 गुने 15 कितना हो गया, 150 वर्ग मीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें बीज बोने का खर्च जो है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसमें जो बीज बोया जा रहा है कैसे, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इस पूरे खेत में बीज बोने का खर्च क्या आए, इस पूरे खेत में बीज बोने का खर्च क्या आएगा। तो देखिए एक्सपेंस बराबर खर्च बराबर क्या, 150 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया, तो 150 में कितना, 15×5 = 75, 750 रुपया खर्च आएगा। तो इसमें जो बीज बोने का खर्च आएगा कितना रुपया आएगा, 750 रुपया। अगर ये नहीं होता समकोण त्रिभुज, तब कैसे एरिया निकालते, इस मेथड से, √S × S - A × S - B × S - C, जहां S बराबर क्या होता, A जोड़ B जोड़ C/2। तो सवाल सॉल्व करने में आपको समय ज्यादा लगता है। याद रखिए, जब डायरेक्ट इस टाइप का सवाल दे दे, एक बार आपको चेक जरूर करना है। क्या चेक करना है, क्या दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते, नहीं तो इस मेथड से चलते तो सवाल, इस मेथड से तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। यह क्या है, प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लागू होता है। किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यह तब काम करता है जब क्या हो, लंब और आधार दिया रहे तब। एक बार चेक कर लेना है, देख लेना है क्या बराबर है या नहीं, क्या बराबर है या नहीं है। क्या सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग अन्य दो भुजा की लंबाई के वर्ग के योग के बराबर है या। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या है, G है। यह केंद्रक क्या है, G है। और आगे फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 60 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल को हम पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल है मेरा, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताएं कि त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि त्रिभुज GBC का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब हम इसे केंद्रक से मिलाएंगे और अगर इसको मिला दें, ये कितना त्रिभुज बना, 1 2 3, कुल कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस तरह से अगर केंद्रक से हम प्रत्येक भुजा को मिला दें, यहाँ क्या कि केंद्रक से प्रत्येक, हम कौन बोल सकते हैं, प्रत्येक को यहाँ B से C में, B को मिलाए G से, G को मिलाए C में, अगर G को A से भी मिला दें, कुल कितने त्रिभुज का निर्माण हो गया, 3 त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर केंद्रक रहे तब, ऐसा नहीं कि त्रिभुज में कहीं एक बिंदु डाल दिया गया है त्रिभुज के मध्य में, या कहीं भी एक बिंदु डाल दिया गया है, त्रिभुज के अभ्यंतर कोई बिंदु कहा जाए, तब ये मेथड काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब केंद्रक रहे तब, जब केंद्रक से उसके शीर्ष कोण को मिला दिया जाएगा, तब त्रिभुज GBC अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये तीसरा भाग है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, 60 वर्ग सेंटीमीटर।
1/3 गुना क्या 60। अब कटता है तो इसे हमको क्या करना है, कटा देना है। 20 या 60, 20 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो नया त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः हम सवाल को दोहराते हैं। एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो केंद्रक था, तो केंद्रक क्या किया, इस त्रिभुज को अगर केंद्रक को शीर्ष को भुजा शीर्ष कोण से मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज को 3 भागों में बांटेगा। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, यानी पूरे त्रिभुज को अगर बांटे, अगर 60 है तो ये भी 20 का होगा, ये भी 20 होगा और ये भी कितना होगा, 20 होगा। चलिए अब आगे के सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या कह रहा है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। समरूप त्रिभुज क्या है, डी ई एफ, डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। जो कह रहा है हम अभी लिखते जा रहे हैं। क्या सवाल कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं। आगे फिर कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो है इसका दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 9 वर्ग सेंटीमीटर है। सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है और आगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग सेंटीमीटर है और BC बराबर 2.1 सेंटीमीटर। BC जो है 2.1 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई क्या होगी। यदि BC जो है 2.1 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई क्या होगी। हमें EF की लंबाई चाहिए, इस EF की लंबाई क्या होगी। हम पुनः एक बार सवाल को दोहरा रहे हैं। सवाल क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, या कोण आपस में बराबर हो। चलिए जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी बराबर ही होता है। चलिए ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है तथा डी ई एफ का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तथा डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बी सी जो है 2.1 सेंटीमीटर है तो ई एफ का मान क्या होगा। तो बताएं कि ई एफ का मान क्या होगा। अब देखिए हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप है। कैसा है, समरूप त्रिभुज। अगर त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय, सवाल क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाय क्या, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिए। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कब, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तब। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाय डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो अब इसको लिए तो सम्मुख भुजा यानी बीसी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ईएफ का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर या बीसी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, ईएफ का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ईएफ का स्क्वायर। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या दिया हुआ है 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या दिया हुआ है 16 बराबर बीसी। अब देखिए बीसी का वैल्यू आपको 2.1, ईएफ का है नहीं, हम इसे लिख सकते हैं बीसी बाय ईएफ का क्या होल स्क्वायर।
वही चीज है। चलिए अब क्या हो गया, 9/16 वर्ग है, इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, रूट में, बराबर BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.1 और EF का तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, EF का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इस जगह पे हम क्या लिखेंगे EF। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4 बराबर क्या 2.1 बाय क्या EF। अगर हम दशमलव हटा दें तो गुना यहाँ क्या हो जाएगा 10 सत्तिया 21, इसलिए EF बराबर, इसलिए क्या EF बराबर, EF किसके बराबर हो जाएगा 7 गुने 4 डिवाइड क्या 10, 7 का 28 बटा 10 बराबर 2.8 सेंटीमीटर। ये जो EF निकलेगा किसके बराबर होगा 2.8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं।